सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछली क्लास में जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोग ने इफेक्टिव स्ट्रेस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। हालांकि मैंने अभी तक इफेक्टिव स्ट्रेस का डेफिनेशन नहीं बताया आपको, लेकिन हाँ, सॉइल के अंदर चल क्या रहा था। अगर सॉइल के ऊपर में कोई लोड आ रहा था तो उसको हमने ये देखा था कि वो लोड कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। हवा के ऊपर में तो जरा भी लोड जाना नहीं था। क्यों नहीं जाना था वो मैंने आपको बता दिया था। तो अल्टीमेटली हम यहां तक आए थे कि सॉइल के ऊपर में जो टोटल लोड आ रहा था, टोटल लोड बोल दीजिए, फोर्स बोल दीजिए, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। टोटल लोड ऑन सॉइल। अब ये जो लोड है ये किस कारण आया था, इसके पीछे मैंने आपको दो कारण बताए थे। जिस लेयर पे मैं ये निकालना चाह रहा हूं फोर्स, इसको मैं फोर्स कर भी देता हूं, नहीं तो आप में से कई लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस लेयर पे जो फोर्स आ रहा था वो किन कारणों से आ सकता है भैया। इस लेयर के ऊपर सपोज करिए ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से इस लेयर तक की जो सॉइल होगी उसका वेट इस लेयर पे आएगा, प्लस ग्राउंड लेवल के ऊपर में अगर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उस स्ट्रक्चर का वेट भी आएगा। तो ये दो कारण से लोड आ सकता था मेरी इस रैंडम लेयर के ऊपर में। तो ये टोटल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लोड बियर्ड बाय सॉलिड्स प्लस लोड बियर्ड बाय वाटर। यही थी कहानी। क्योंकि जैसे ही फोर्स आया, जैसे ही कोई लोड आया, हवा तो तुरंत बाहर हो गई, पानी कुछ देर तक साथ देगा, तो इसलिए मैं पानी को तो इंक्लूड करूंगा मेरे कैलकुलेशन में। तो ये यहां तक की बात हम लोग ने की थी। अब भैया लोड आया है, फोर्स आया है, तो स्ट्रेस भी लेके आएगा। तो क्या मैं इसी इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख दूं, देखिएगा जरा, इसी इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं। भाई लोड आया है, फोर्स आया है, तो स्ट्रेस भी लेके आएगा। टोटल स्ट्रेस ऑन सॉइल विल बी इक्वल टू स्ट्रेस बियर्ड बाय सॉलिड्स प्लस स्ट्रेस बियर्ड बाय वाटर। स्ट्रेस बियर्ड बाय वाटर। बोलिए भाई, फोर्स आया है तो स्ट्रेस तो लाएगा ही लाएगा वो अपने साथ। तो टोटल स्ट्रेस ऑन द सॉइल विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस बियर्ड बाय द सॉलिड्स प्लस स्ट्रेस बियर्ड बाय द वाटर। ये इक्वेशन मुझे जहां तक है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात समझ में आई तो जरा देखें, दो स्ट्रेसेस हो रहे हैं मेरे पास। टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा जा रहा है किसके ऊपर में, सॉलिड्स के ऊपर में, और टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा जा रहा है सॉइल के अंदर में जो पानी था उसके ऊपर में। मान लीजिए अगर सॉइल के अंदर में पानी नहीं है, आगे बताऊंगा ये सारे केसेस में। मान लीजिए सॉइल के अंदर में पानी नहीं है तो क्या क्या रहेगा सॉइल के अंदर में, सॉलिड्स एंड हवा। हवा तो पहले ही बाहर हो चुकी है, तो उस केस में पूरा का पूरा लोड किस पे आ जाएगा, सॉलिड्स के ऊपर में। प्रैक्टिकल बात है। तो स्ट्रेस बियर्ड बाय द सॉलिड्स प्लस स्ट्रेस बियर्ड बाय द वाटर। तो सॉलिड्स ने टोटल स्ट्रेस का वो हिस्सा जो सॉलिड्स ने अपने ऊपर में कैरी किया है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस। This stress is known as intergranular stresses. The stress beared by the solid particles present in the soil. सॉइल के अंदर में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन्होंने जो स्ट्रेस बियर किया था उसको मैं इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस कहता हूं। और पानी ने जो स्ट्रेस बियर किया था, भाई सॉइल के अंदर में पानी अगर था तो वो पानी भी स्ट्रेस को बियर करेगा। तो पानी ने जो स्ट्रेस बियर किया था उसको मैं कहता हूं पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर। अभी भी इफेक्टिव स्ट्रेस तक नहीं पहुंचे हम। हमारे चैप्टर का नाम इफेक्टिव स्ट्रेस था, लेकिन अभी तक इफेक्टिव स्ट्रेस की डेफिनेशन पे नहीं पहुंचे हम, धीमे धीमे पहुंचेंगे। तो यहां तक की बात आई होप कि आप सबको क्लियर हो गई होगी कि भैया सॉइल के ऊपर में लोड आने के, सॉइल के ऊपर में फोर्स आने के दो कारण बन सकते थे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मेरे ग्राउंड लेवल से जेड डेप्थ नीचे मैंने एक रैंडम लेयर कंसीडर करी थी। उस रैंडम लेयर के ऊपर में कौन कौन से फोर्स आ सकते थे। तो भैया उस रैंडम लेयर के ऊपर की जो मिट्टी होगी उसका वेट आएगा, ये पहला फोर्स हो गया। और ग्राउंड लेवल के ऊपर में अगर कोई स्ट्रक्चर बना है तो उसका वेट भी आएगा, ये दूसरा फोर्स हो गया। तो ये जो दो फोर्स आ रहे हैं सॉइल के ऊपर में, वो कायदे से सॉइल के तीन कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे।
उस फोर्स का एक हिस्सा जाना चाहिए था एयर के पास, एक हिस्सा जाना चाहिए था पानी के पास, और एक हिस्सा जाना चाहिए था सॉलिड्स के पास। लेकिन हवा ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। हवा ने बोला था कि मैं तो बियर नहीं करूंगी स्ट्रेसेस को, और वो तुरंत बाहर हो जाती थी। तो बचता था पानी और सॉलिड्स। तो वो फोर्सेस जो थे वो एक हिस्सा सॉलिड्स पे आ गया, एक हिस्सा पानी पे आ गया। फोर्स आया है तो अपने साथ स्ट्रेस लेके आएगा। तो भाई जो हिस्सा सॉलिड्स के ऊपर में आ रहा था स्ट्रेस का, उसको मैंने इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस कहा है, और जो हिस्सा पानी के ऊपर में आ रहा था उसको मैंने पोर वाटर प्रेशर का नाम दिया है। तो आई होप कि यहां तक की बातें क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर वाटर प्रेशर। अब जरा इनको एक एक करके समझते हैं। ये इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस की कहानी क्या है और पोर वाटर प्रेशर की कहानी क्या है। इस पोर वाटर प्रेशर का एक और नाम होता है, क्या होता है बताऊंगा। ठीक उसी प्रकार इस इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस का भी एक नाम होता है, क्या वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। तो चलिए भैया आगे देखते हैं। तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन ये बनी कि द टोटल स्ट्रेस ऑन सॉइल, टोटल स्ट्रेस ऑन सॉइल इज इक्वल टू स्ट्रेस beared by solid particles plus stress beared by water, stress beared by water। इसको मैंने कहा इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस। दिस इज माय इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस। यहां तक की बात तो पिछली स्क्रीन पे भी बताई थी, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये भाई स्ट्रेसेस कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं। भाई सपोज करिए सॉइल के अंदर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करिए दीज आर दी सॉलिड पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दी सॉइल। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स है, हो सकता है वॉइड्स हैं या दो सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे चीजों को। सपोज करिए ये कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, दीज आर दी सॉलिड पार्टिकल्स। तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखेंगे। इस पार्टिकल के ऊपर में कोई स्ट्रेस आ रहा होगा, तो वो इस स्ट्रेस को इस एरिया के थ्रू, कौन से एरिया के थ्रू, जरा ध्यान से देखेंगे। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, दिस इज द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। ये दीज आर द कॉन्टैक्ट एरियाज बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये जो स्ट्रेस आया, ये स्ट्रेस इस कॉन्टैक्ट एरिया के थ्रू इस वाले पार्टिकल पे ट्रांसफर होगा, इस कॉन्टैक्ट एरिया के थ्रू यहां 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 यहां। जरूरी नहीं कि डायरेक्शन यही रहेगा, मैं सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं आपको। भैया एक सीधी सी बात समझिएगा, ये मेरा एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है। इन दोनों हाथ को मैंने आपस में एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया, और इस ऊपर वाले हाथ के ऊपर में कोई लोड लगाया। ये दोनों हाथ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे। इन दोनों के बीच का कांटेक्ट एरिया कौन सा हुआ, ये वाला, ये वाला। दिस इज द कांटेक्ट एरिया बिटवीन दीज टू हैंड्स। तो अगर इस हाथ के ऊपर में कोई लोड आ रहा है, तो ये लोड इस कांटेक्ट एरिया के थ्रू इस वाले हाथ पे ट्रांसफर होगा। बट ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर इन दोनों हाथ के बीच में कोई कांटेक्ट एरिया है ही नहीं, तो इस हाथ के ऊपर मैं कितना भी फोर्स लगा दूं, इस हाथ को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली करके देख सकते हो ये बात। ये हाथ और ये हाथ आपस में कांटेक्ट में नहीं है। मान लीजिए मैं इस हाथ के ऊपर में कितना भी लोड लगा दूं, इस वाले हाथ को थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। इस वाले हाथ को फर्क कब पड़ेगा, जब ये दोनों कांटेक्ट में होंगे। जब ये कांटेक्ट में है तो इस हाथ के ऊपर में अगर कोई लोड आएगा, तो इस कांटेक्ट एरिया के थ्रू वो इस वाले हाथ, नीचे वाले हाथ पे ट्रांसफर होगा। तो वो चीज तो यहां भी होगी। सॉलिड पार्टिकल के ऊपर में जो स्ट्रेस आ रहा है, वो स्ट्रेस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफर होगा। कैसे? थ्रू दी कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन दी पार्टिकल्स। तो इसके बारे में अपन जरा सा लिख लें यहां पर कि ये जो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस की बात मैंने कही है, दिस इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम
one particle to other particle through contact area between them, through contact area between them। बोले भैया अभी इसको पानी वाले स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इन सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर में जो स्ट्रेस आया था उसकी बात कर रहा हूं। तो सॉलिड पार्टिकल के ऊपर में जो स्ट्रेस आया मैंने उसको नाम दिया इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस, और ये जो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस हैं वो इन सॉलिड पार्टिकल से इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर में ट्रांसफर हो रहे होंगे। ये जो मैंने एरो के डायरेक्शंस बनाए हैं जरूरी नहीं है कि इससे ही इस पे होगा, हो सकता है इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पे हो रहा। ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैंने चीजें बताई हैं। तो पार्टिकल से पार्टिकल ट्रांसफर होगा ये इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस, और वो पार्टिकल से पार्टिकल ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच में कांटेक्ट है। तो दिस इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस विल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर पार्टिकल थ्रू द कांटेक्ट एरिया। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो चलिए जरा इसी के बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं। और तो मैंने कहा कि ये जो मेरा इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस है, इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस की जो कहानी हमने पढ़नी शुरू की, ये इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस क्या हैं ये तो समझ में आ गया। टोटल स्ट्रेस का वो हिस्सा जो सॉलिड्स के ऊपर में आ रहा था, ठीक है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है? तो मैंने कहा कि भैया ये जो ट्रांसफर होगा विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू कॉन्टैक्ट एरिया, थ्रू कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। अगर मैं पार्टिकल्स लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट उसको सॉलिड पार्टिकल्स मान लीजिएगा, ऐसा होगा। ये जो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस है, ये इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। समझ रहे हो ऐसा क्यों बोला मैंने? भैया एक सिंपल सी बात समझिएगा, मेरे सॉइल के ऊपर में जो टोटल स्ट्रेस आ रहा था, ये टोटल स्ट्रेस 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सॉलिड्स के ऊपर और पानी के ऊपर। पानी वाले स्ट्रेस को मैंने पोर वाटर प्रेशर नाम दिया है, और सॉलिड्स वाले स्ट्रेसेस को मैंने इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस नाम दिया है। मैंने आपसे यह कहा कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं इस इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस की वैल्यू पे। इस स्ट्रेस पे सॉइल की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगी। भैया ये पानी के ऊपर में जो स्ट्रेस आ रहा है ये आज नहीं तो कल ट्रांसफर हो जाएगा सॉलिड्स पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि पानी बहुत ज्यादा देर तक सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स का साथ नहीं देगा। तो धीमे धीमे ये पानी बाहर निकलता जाएगा, और पानी जब बाहर निकल रहा है तो उसके हिस्से में जो स्ट्रेस आया था वो उसको ट्रांसफर करता जाएगा किसके ऊपर में? सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर में। तो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉइल का जो बिहेवियर होता है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस के ऊपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहां पर सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, बिहेवियर बोल सकते हैं, सब एक ही बात है। ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस, डिपेंड्स ऑन इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस। और क्योंकि सॉइल की प्रॉपर्टीज इन स्ट्रेसेस पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए इस इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस को ही मैं इफेक्टिव स्ट्रेस कहता हूं। इफेक्टिव स्ट्रेस, क्योंकि यही वो स्ट्रेस है जो मेरी सॉइल की प्रॉपर्टीज पे असर डाल रहा है। भाई जो चीज असर डालती है उसी को तो मैं बोलता हूं यार ये बहुत इफेक्टिव है। बोलते हैं कि नहीं है? रूटीन भाषा में भी तो यही बात करते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत इफेक्टिव चीज है। क्यों? क्योंकि उसने आपके ऊपर में असर डाला। ये जो स्ट्रेस था ये सॉइल की प्रॉपर्टीज पे असर डाल रहा था, सॉइल की प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही थी इन स्ट्रेसेस के ऊपर में। देयरफॉर दीज इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस को ही मैं नाम देता हूं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज also known as effective stress।
बोलिए भैया। अब देखिए आप, इफेक्टिव स्ट्रेस चालू हुए बहुत समय हो चुका है। इफेक्टिव स्ट्रेस का चैप्टर पिछले लेक्चर से चालू हो चुका था। ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास आप आ रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस के लेक्चर में। पिछला लेक्चर और ये मिला ले तो कम से कम आधा पौन घंटा तो आपने मुझे सुनने में बिता दिया है। आधे पौन घंटे के बाद इफेक्टिव स्ट्रेस की डेफिनेशन आई है मेरे पास। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ डेफिनेशन नहीं जाननी थी इस चीज की। डेफिनेशन तो होता तो भाई मैं सीधा बोल देता कि इफेक्टिव स्ट्रेस की टॉपिक की हेडिंग डालता और नीचे लिख देता कि इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेस विच इज बियर्ड बाय द सॉलिड पार्टिकल, दिस इज नोन एज इफेक्टिव स्ट्रेस। मजा नहीं आता उसमें। मजा तो अभी आया ना कि हमको ये बात भी समझ में आई कि हो क्या रहा है सॉइल के अंदर में। और ये जो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस जिसको मैंने नाम दिया था, मैंने कहा कि इसी इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस को ही मैं इफेक्टिव स्ट्रेस कहता हूं। क्यों कहता हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये जो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस हैं, यही स्ट्रेसेस सॉइल की प्रॉपर्टीज पे असर डाल रहे हैं। तो जो चीज असर डालती है मैं उसको कहता हूं कि यार ये बहुत इफेक्टिव चीज है। देयरफॉर दीज स्ट्रेसेस आर नोन एज इफेक्टिव स्ट्रेसेस। आई होप कि अब ये इफेक्टिव स्ट्रेस का फंडा क्लियर हो गया। फिर जरा उसकी बात भी कर ले, कौन से स्ट्रेस की? जो पानी के ऊपर में आ रहा था, उसको भी समझ लेते हैं जरा सा, क्या बुराई है ना। चलिए, तो जो दूसरा स्ट्रेस था उसको मैंने कहा था दैट इज पोर वाटर प्रेशर। अभी ये सब कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं वो बात करेंगे अपन, अभी तो शुरुआत हुई है इस सब्जेक्ट चैप्टर की। तो जरा इसकी बात करते हैं, पोर वाटर प्रेशर की। ये पोर वाटर प्रेशर होता क्या है? तो ये बात तो हमको क्लियर हो गई है कि भैया टोटल स्ट्रेस का वो हिस्सा जो पानी के ऊपर में जा रहा था उसी को मैं पोर वाटर प्रेशर कहता था। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस बियर्ड बाय द सॉलिड्स प्लस स्ट्रेस बियर्ड बाय द वाटर। सॉलिड्स ने जो स्ट्रेस बियर किया दैट वाज द इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस, उसी को इफेक्टिव नाम दे दिया था इफेक्टिव स्ट्रेस का। जो हिस्सा पानी के ऊपर में जा रहा था मैंने उसको पोर वाटर प्रेशर कहा था। अब इस पोर वाटर प्रेशर का एक और नाम होता है। क्या होता है नाम, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पानी की बात निकली है तो थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स से घूम के आते हैं अपन। फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट थोड़ा सा घूम के आते हैं, सॉइल में से थोड़ा सा निकल के बाहर निकल के फ्लूइड मैकेनिक्स की 5 मिनट की बात करता हूं मैं। जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपने फ्लूइड स्टैटिक्स करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, और जब आपने फ्लूइड स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने पास्कल्स का लॉ पढ़ा होगा। भाई फ्लूइड 3 पार्ट में पढ़ते हैं आप, फ्लूइड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, जब मेरा फ्लूइड रेस्ट पे है उस समय पर जब मैं फ्लूइड की स्टडी करता हूं तो वो फ्लूइड स्टैटिक्स में आता है। फिर काइनेमेटिक्स आता है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड की बात करते हैं, और डायनेमिक्स में फोर्सेस वगैरह की बात भी हो जाती है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में आपने एक पास्कल्स लॉ पढ़ा था, एंड आई होप कि वो लॉ आपको याद होगा। पास्कल्स लॉ क्या होता है भैया? पास्कल्स लॉ, व्हाट इज पास्कल्स लॉ? सोचिए, एग्जैक्ट किताबों में जो लॉ लिखा हुआ है वो नहीं पूछ रहा मैं आपसे, वो बात कर भी नहीं रहे। हमको हर चीज लैंग्वेज जो किताब में लिखी उस लैंग्वेज पे नहीं चलना है। कुछ चीजें आसान लैंग्वेज में भी समझी जा सकती हैं, कुछ चीजें आसान लैंग्वेज में बोली भी जा सकती हैं। तो पास्कल्स लॉ क्या है आसान भाषा में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा पता होगा कि अगर कोई पानी किसी एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर में है, ऐसे ही पढ़ते थे, एक कंटेनर बनाते थे, उसके अंदर में पानी रखते थे, वो पानी रेस्ट पे होता था, तो उस केस में आप बोलते थे कि इस पानी पे जो कि एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर है उसके ऊपर में हर डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लग रहा होगा। यही तो कुछ आउटलाइन है आपकी पास्कल्स लॉ की, बताइएगा। ऐसी कुछ है, मैं पूरा लॉ नहीं डिफाइन करना चाह रहा हूं यहां पे, मुझे लॉ डिफाइन नहीं करना है, लेकिन हां मुझे इतना अंदाजा है मतलब हम उसको आसान भाषा में बात करें, क्योंकि मुझे यहां पे लॉ नहीं लिखना है। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अगर कोई पानी क्लोज सिस्टम में है तो उसके ऊपर में जो प्रेशर लगता है वो हर डायरेक्शन में सेम होता है। हर डायरेक्शन में सेम होता है मतलब इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो मान लीजिए ये कोई पानी का एक पार्टिकल था विच वॉज इन अ क्लोज्ड सिस्टम। मेरे लिए यहां सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब सॉइल है। ये पानी जो था
पानी का एक पार्टिकल बनाया मैंने, जो ये जो पानी था ये सॉइल के अंदर था ना, तो सॉइल को मैं एक क्लोज्ड सिस्टम कह सकता हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस पानी के ऊपर में जो भी स्ट्रेसेस आ रहे होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे? बोलिए भैया। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगी, इससे ये बैलेंस हो जाएगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। प्रैक्टिकल बात। तो इसीलिए इस पोर वाटर प्रेशर को एक और नाम देते हैं, दैट इज न्यूट्रल प्रेशर या न्यूट्रल स्ट्रेस। जैसे इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस का दूसरा नाम इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, वैसे ही पोर वाटर प्रेशर का दूसरा नाम न्यूट्रल स्ट्रेस भी होता है। क्योंकि यहां पर जो प्रेशर, अगर मेरा पानी है जो कि एक क्लोज सिस्टम के अंदर में है, तो उसके ऊपर में लगने वाला प्रेशर इक्वल एंड अपोजिट, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगता है। दिस इज द आउटलाइन ऑफ अ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ की यही तो आउटलाइन थी। क्लियर? तो पोर वाटर प्रेशर को मैं न्यूट्रल प्रेशर का नाम भी दे सकता हूं। दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो याद ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि यहां पर मैंने प्रेशर लिखा है और स्ट्रेस भी लिखा है। जहां तक आप जानते होंगे कि प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। प्रेशर इज इंटायरली अ डिफरेंट थिंग, एक्सटर्नल फोर्स के कारण प्रेशर आता था, और स्ट्रेस इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। लेकिन सॉइल मैकेनिक्स में, ये आपके लिए बता रहा हूं कि इन फ्यूचर आप कंफ्यूज ना हो जाओ कभी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बात याद रखिएगा कि सॉइल मैकेनिक्स में स्ट्रेस और प्रेशर एक ही है। कभी आपको इफेक्टिव प्रेशर लिखा मिलेगा, कभी आपको इफेक्टिव स्ट्रेस लिखा मिलेगा, कभी पोर वाटर प्रेशर लिखा मिलेगा, कभी पोर वाटर स्ट्रेस लिखा मिलेगा, कभी न्यूट्रल प्रेशर लिखा मिलेगा, कभी न्यूट्रल स्ट्रेस लिखा मिलेगा। तो कंफ्यूज ना हो आप वहां पे। सॉइल मैकेनिक्स में प्रेशर को ही स्ट्रेस और स्ट्रेस को ही प्रेशर बोल दिया जाता है, होता नहीं है ये, ऐसा बोल दिया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर वाटर प्रेशर। ये इस लेक्चर में हमने ये डेफिनेशंस देख ली कि व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम इस इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का तरीका देखें। भाई अल्टीमेटली तो मुझे कैलकुलेट करना है ना, अभी तो हमने थियोरेटिकली डेफिनेशंस देखी हैं। In the next lecture, we'll see how to calculate the total stress, effective stress and pore water pressure coming over the soil. ठीक है? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और टोटल स्ट्रेस के कैलकुलेशंस के साथ। थैंक यू।